Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study Strong Your Base to Strong Your Future। आइए हम कर रहे थे अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पेपर सेकंड का यूनिट नंबर 7 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने बेसिक ऑफ बैंकिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स किए थे कि बैंकिंग है क्या। हमने उसमें वर्ड्स पढ़े थे बैंक एंड बैंकिंग, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अभी तक वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप सबसे पहले वो देखिए ताकि आपका जो लिंक है, जो बेसिक है बैंकिंग का, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और शुरू करने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के चैनल को वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर कंटिन्यू वहाँ पे जो है अपने क्विज़ होती रहती हैं। अभी ये बैंकिंग चल रहा है तो अभी 2 या 3 दिन में जितना भी अपना बैंकिंग का सब्जेक्ट हो जाएगा उसकी क्विज़ आने वाली है, ठीक है। और हम जल्दी मैथ की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, बैंकिंग के बेसिक पढ़े थे, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है बैंकिंग का, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले। देखिए ये हमारा छोटा सा बैंक है। कौन सा बैंक, चलो इसका नाम ले लेते हैं हम लोग PNB, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक हमारा ये छोटा सा बैंक है। हमने पढ़ा क्या था पहले कि इस बैंक के पास, ये जो हमारे पास बैंक है, इस बैंक के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। एक तो आएगा आपका पब्लिक के पास से, ऐसा ही है, ठीक है। एक आएगा आपका RBI के पास से, और तीसरा कहाँ से आएगा, अदर बैंक्स के पास से, ठीक है। तो अब ये तो पैसा क्या हो रहा है, PNB मतलब बोले तो बैंक के पास जा रहा है। अब PNB क्या करेगा, PNB इसको या तो इन्वेस्ट करेगा, है ना, या फिर इसको क्या करेगा, लेंड करेगा, बोले तो लेंडिंग करेगा, लोन देगा, है ना। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमने बैंक की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, यही थी ना कि बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड गिव द लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट भी करता है और क्या करता है, आपको लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड करवाता है। तो इस पब्लिक से लेके इस पब्लिक को देता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी थी कि बैंक ऐसा बैंक है जो एक कंपनी की फॉर्म में होगा, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, और उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे लगेंगे। अब ये बैंक करता क्या है, ये पब्लिक से पैसा लेता है, जो उनके डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करता है एंड गिव द लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन और एडवांस देता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो हमने ये क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अपना सारा का सारा क्या, बैंक का प्रोसीजर, कि बैंक करता क्या है, बैंक है क्या चीज़, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज क्या हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा इसका अपडेटेड वर्जन। देखो मैं छोटा सा और आपको याद दिलाऊं, अगर हमने उसमें, आपको याद हो तो, जब हमने उसमें किया था क्या, जब बैंक अपने को इन्वेस्ट करता है या फिर लैंड करता है तो वहाँ पे उनकी एक लाइबिलिटी होती है ना। जब पब्लिक से पैसा ले लेता है, ये पब्लिक से पैसा लेता है, फिर उसके ये आगे पब्लिक को पैसा देता है, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी आती है। उस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं हम लोग, NDTL, नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी हमने डिमांड की बात और एक पढ़ी थी हमने टर्म की बात। तो डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, कासा, बोले तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और टर्म में हमने पढ़ा था क्या, FD RD, ठीक है, FD RD। FD बोले तो फिक्स डिपॉजिट, RD बोले तो रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो ये सब आप उसमें आप सभी उसमें से रिवाइज कर सकते हैं लास्ट वीडियो में से। चलिए तो आज देखते हैं आज है क्या, नई क्या चीज़ है, नया नया स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा का सारा हम लोगों ने देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमने बैंक की बात करते हैं, तो हमारे बैंक, हमारे जो देश में बैंक हैं वो हम कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे तो दो तरह के बैंक्स हैं। कौन से, दो तरह के बैंक्स हैं। एक तो है आपका सेंट्रल बैंक, कौन सा है, सेंट्रल बैंक, और दूसरा है आपका कॉमर्शियल बैंक। कौन सा है, कॉमर्शियल बैंक।
सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, ऐसा ही है। सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक बोले तो उसमें आपके पब्लिक बैंक्स भी आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स भी आ जाएंगे, शेड्यूल्ड बैंक्स भी आ जाएंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी आ जाएंगे, लोकल बैंक्स भी आ जाएंगे, फॉरेन बैंक्स भी आ जाएंगे, है ना। ये सारे बैंक्स जो हैं वो आ जाते हैं। आरआरबी हो गया, आरआरबी आ जाएगा इसमें। तो ये क्या है, ये सारे के सारे बैंक्स हैं जो कॉमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं। और हमारे देश में सेकंड जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये काम क्या करता है, देखो हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बोले तो हमारा आरबीआई, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंक्स का बाप, है ना। तो बैंकर्स ऑफ द बैंक बोले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बात क्या करता है, देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने की बात करता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट को कंट्रोल करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो कस्टमर्स के साथ, जो हमारे साथ डीलिंग करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, क्या है इसके पीछे। पहली बात, जो हमारा आरबीआई है वो क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, किन पे, इन कॉमर्शियल बैंक्स पे। ऐसे ही है, जो आरबीआई है वो इन कॉमर्शियल बैंक्स पे हम इन रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये अपने हिसाब से, अपने एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब जब हम इसे बोलते हैं कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कुछ अपना एक्ट भी होगा, ऐसा ही है। तो इसका एक एक्ट है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब कहोगे नहीं सर ये तो 1935 है, तो देखिए 1934 में इसका एक्ट आया था और 1935 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो अब ये क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है, इसके पीछे एक अलग जो है इनके टूल्स हैं, ठीक है। आरबीआई अपने बैंक रेट्स में फेरबदल करके, या फिर जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं वो हम फर्दर भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल आरबीआई, जब हम पूरा टॉपिक आरबीआई पे करने वाले हैं, तो हम आरबीआई में पढ़ेंगे कि उसके टूल्स क्या हैं, वो कैसे कैसे काम करता है, वो सब, ठीक है। अभी हम नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में क्या हमने देखा कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, और उसका एक एक्ट भी है 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किन पे, ये रेगुलेटरी बॉडी है कमर्शियल बैंक्स पे। इतना ठीक है। अब इनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस था क्रेडिट को कंट्रोल करना, और इनका था क्रेडिट को क्रिएट करना। अब वो क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इनके कुछ टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जो बैंक रेट्स वगैरह आते हैं वो। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट को क्रिएट कैसे करते हैं, वो लोन्स देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई का बढ़ना या घटना होता है। समझ रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट कैसे करता है, वो क्रेडिट को क्रिएट इस तरह से करता है कि वो इंटरेस्ट पे लोन को देता है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे मार्केट में पैसे का बना रहना जरूरी हो जाता है, या बनता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो पैसे का घुमाव है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, देखिए इकोनॉमिक्स में हम एक बात करते हैं कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की इनकम, जिसे हम मल्टीप्लायर के नाम से जाना करते थे। अगर आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स तो अच्छी बात है, शायद आपको कुछ थोड़ा ध्यान आ रहा हो, नहीं पढ़ी तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि एक का खर्चा और दूसरे की वो क्या होती है, इनकम होती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लें कि मैं, अभी सर्दियाँ हैं, है ना,
तो मैं अभी गया मूंगफलियाँ लेने, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ मूंगफलियाँ लेने के लिए, है ना, मूंगफलियाँ लेने के लिए। तो मैंने मूंगफली ली और मैंने उसे पे किया। मैंने जब पे किया तो वो मेरे एक्सपेंस हुए, और वो जो शॉपकीपर है, वो जो मूंगफली बेच रहा है, वो क्या हुआ, उसके लिए इनकम हुई, है ना, वो उसके लिए इनकम हुई। ठीक है, तो अब इनकम हुई। अब ये सब इसी तरह से चलता है, मल्टीप्लायर हम लोग इसे कहते हैं। अब यहाँ पे ना दो वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है आपका इन्फ्लेशन और एक आता है आपका डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई और डिफ्लेशन होता है मंदी। समझ रहे हैं? इन्फ्लेशन मतलब प्राइस कॉन्टिन्यूसली हाइक हो रहे हैं, हाइक मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे देखिए, जो चीज़ 2019 में हमें 10 रुपए की मिलती थी, वही चीज़ अब 2021 में, क्योंकि 2020 में तो कोविड चला है, कोरोना कंटिन्यू चला है, लॉकडाउन रहा है, इसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम रही है। ऐसा ही है ना, तो मार्केट में जब मनी सप्लाई कम रहेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम रहेगी, डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगी। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, अब यहाँ पे बात यह आ रही है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये चीज़ है क्या। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो चीज़ हमको 2019 में 10 रुपए की मिलती थी, वो आज के टाइम पे 2021 में वही चीज़ हमें 15 या 20 रुपए की मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में पहले ही मनी सप्लाई कम है, डिमांड कम है। अब डिमांड कम थी उस टाइम पे, तो क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे ना एडवर्स इंपैक्ट करता है। आप ये मत कहिए कि सर इनमें तो नेगेटिव रिलेशन होता है कि डिमांड के घटने या बढ़ने से जो प्राइस का और डिमांड का जो है वो नेगेटिव रिलेशन है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब एडवर्स सिचुएशन इसलिए हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन इसलिए हुआ क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो नेगेटिव आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे टोटली मार्केट बंद था, इसलिए यहाँ पे भी बात आ रही है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, इन्फ्लेशन जब प्राइस, किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और डिफ्लेशन क्या होता है, जब किसी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो अभी फिलहाल में जो है वो इंडिया में इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, और 1929 टू 30 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो। अगर नहीं सुना तो अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना थोड़ी सी इसके बारे में, आरबीआई से पहले या फिर इस स्ट्रक्चर के बाद वैसे हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो और डलेगी और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे, जिससे आपका टोटली बैंकिंग जो है वो पूरा लिंकअप होके और आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ कहाँ से उठ के आई, क्यों हुई थी, किसकी वजह से हुई थी, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ग्रेट डिप्रेशन पढ़ेंगे। तो अभी हम नॉर्मल करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब इतना हमको समझ में आया, पहले देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अपने दो बैंक्स हैं, कौन कौन से, एक है हमारा सेंट्रल बैंक और दूसरा हमारा कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक्स में सारे बैंक्स आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब पता है क्या है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब है कि जो पैसा है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, वो ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पे आती है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करेगा, और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करेगा। क्रिएट करेगा तो कैसे, क्या होगा, क्रेडिट को क्रिएट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आरबीआई जो वो है एक ऑटोनोमस बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी है किन पे, कॉमर्शियल बैंक्स पर। ठीक है, या सभी बैंक्स पर। और आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसका मतलब इसका एक खुद का एक्ट भी है, जो एक्ट को हम क्या कहते हैं, आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई एक्ट 1934 बनने के बाद 1935 में आरबीआई को सेटअप किया गया था। उसके बाद दो वर्ड हमने पढ़े, एक तो पढ़ा हमने इन्फ्लेशन, एक पढ़ा डिफ्लेशन। अब इसका मतलब हल्का हल्का मैंने आपको बता दिया, आगे हम जब लिंकअप करके चलेंगे तब मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ये लिंक्स करके चलना। पहले जो वीडियो बनाई हुई है पहले प्लीज़ उसको देखिए, वरना ये समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मेन बात पे आते हैं जहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या है, बॉडीज रिलेटेड टू बैंकिंग इन इंडिया। कौन कौन सी बैंकिंग है, कौन कौन से इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर और लिख दें। ठीक है,
स्ट्रक्चर। तो बैंकिंग, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इनमें कौन कौन सी बॉडीज काम करती हैं। देखिए, हमने आरबीआई पढ़ लिया, हमने आरबीआई देख लिया क्या क्या होता है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन आरबीआई के बारे में हम इकट्ठे जब आरबीआई का टॉपिक करेंगे तब करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ये पर थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर देख लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। थर्ड वन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। तीन है, तीनों नाम आराम से याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि अपने जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उनमें तीन बॉडीज क्या हैं। और ये जो बॉडी है ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि इसमें रिसेंट नहीं कहूँगा, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, भाजपा सरकार आई है, तो इसमें एक चेंज हुआ था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पे इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। अब इसके बॉडीज कितनी हैं, बॉडीज हैं अपने पास तीन। आरबीआई बोल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, थर्ड वन इज NIBM बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। चलिए अब देखते हैं आरबीआई है क्या। देखिए आरबीआई, पहली बात क्या है, आरबीआई क्या है। आरबीआई आपका एक सेंट्रल बैंक है। क्या है ये, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इसका एक एक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। एक्ट कौन सा है, 1934। कौन सा है, 1934, सॉरी ये लीजिए, ठीक है, 1934। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या है, ये बैंकर्स ऑफ बैंक, सॉरी बैंक ऑफ बैंकर्स, ठीक है, बैंक्स का बैंक, समझ रहे हो, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, मतलब ये सीधी सी बात, ये बैंक जो जितने बैंक्स हैं ना उनका पापा है ये छोटे छोटे जो कमर्शियल बैंक्स थे वो सारे बेटे हैं, छोटे छोटे बेटे बेटियां हैं। और जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या है, ये उन सबका पापा है, ठीक है। अब ये इतनी सी बात। अब ये इसका हमने एक मेन बात करी थी कि ये करता क्या है, ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इसके पास दो टूल्स हैं, एक तो है इस अपने इनके पास कौन सा, क्वांटिटेटिव, और दूसरा है इनके पास क्वालिटेटिव, ठीक है। इनके पास दूसरा कौन सा है, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो टूल्स हैं। अभी इस समय पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि आरबीआई के बारे में इतनी चीज जाननी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। आरबीआई जब हम अच्छे से करेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे बना, तब देखेंगे ये आरबीआई है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अब ध्यान से सुनना, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है क्या। सबसे पहले बात तो ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। ये क्या है, एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। ये बनाया कब गया था, ये बनाया गया था 1946 को, 1946 में ये बनाया गया था। इसका काम क्या था, अब ध्यान से, इसका काम क्या था। पहली बात तो देखो, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, बनाया कब गया था 1946 में। अब इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे, टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस। क्या प्रोवाइड करे, टेक्निकल एंड लीगल एडवाइसेस प्रोवाइड करे, किसको, बैंक्स को, किसको, बैंक्स को टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस प्रोवाइड करे, ठीक है। किससे रिलेटेड प्रोवाइड करे, कि कस्टमर के साथ जब बैंक डील करता है ना, जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं बैंक्स की कस्टमर के साथ, उन चीजों पे वो उन चीजों पे वो टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस करेगा। कौन, एडवाइजरी बॉडी, जिसका नाम क्या है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है। आया कब, ये 1946 में आया है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, एडवाइस करता है, किस चीज से रिलेटेड, जो बैंक प्रैक्टिसेस करते हैं। बैंक प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो कस्टमर से जब डील करता है, ये बैंक है और ये कस्टमर है, जब ये दोनों आपस में डील करेंगे तो इस डीलिंग के ऊपर ये अपनी राय व्यक्त करेगा। इतनी सी बात। दूसरा क्या है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अब थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसने एक कमीशन बनाया था, आपने नाम सुना होगा, प्लानिंग कमीशन, जरूर सुना होगा आपने नाम कभी ना कभी, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपने कभी पढ़ा होगा, या न्यूज़ आप नॉर्मल भी देखते हैं तो आपने जरूर प्लानिंग कमीशन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे प्लानिंग कमीशन नाम था।
अब मोदी गवर्नमेंट आई ना, तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम देखिए, आज के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो काफ़ी जगहों के, काफ़ी चीज़ों के नेम्स चेंज कर रही है, ठीक है। तो 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस प्लानिंग कमीशन, मैंने बताया ना इंदिरा गांधी के टाइम पे उसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन था। तो 2015 में इसने इसका नाम क्या कर दिया, सबसे बड़ी चीज, नीति आयोग। क्या नाम कर दिया, नीति आयोग, ठीक है। और इसे ही, इसी नीति आयोग को या इसी प्लानिंग कमीशन को क्या बोला जाता है, थिंक टैंक। क्या बोलते हैं, थिंक टैंक, कि ये सिर्फ सोचने का काम करेगा, सोच सोच के बताएगा बताएगा बताएगा, ठीक है। प्लानिंग करेगा, सिर्फ प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने का काम। किस चीज़ के लिए प्लानिंग करेगा, ये प्लानिंग करेगा अपनी बैंकिंग सिस्टम के लिए, ये बैंकिंग स्ट्रक्चर के सिस्टम के लिए, जो बैंकिंग सिस्टम हमारे इंडिया में है उसके लिए ही क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। मतलब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा, आपका NIBM डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसको देखो, इंदिरा गांधी के टाइम में इसका जो नाम था वो क्या था, प्लानिंग कमीशन था। अब इसका नाम क्या है, नीति आयोग है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आज के टाइम पे प्लानिंग कमीशन का न्यू नेम क्या है, तो नीति आयोग है। कब चेंज किया गया था इसका, 2015 में। ये काम क्या करता है, थिंक टैंक का काम करता है, सिर्फ ये सोचेगा, प्लानिंग करेगा और ये बताएगा कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या है, अब देखो ये अपने सारा कर लिया, ठीक है, बैंकिंग हमने स्ट्रक्चर इतना ही है, ठीक है, हमने देख लिया क्या चीज़ है, बैंक्स के बारे में हमने देखा। अब बैंक्स का स्ट्रक्चर हमने देखा कि बैंक के स्ट्रक्चर में कौन कौन है, एक है अपना RBI, एक है फिर अपना इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, फिर उसके थर्ड वन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। अब ये काम क्या क्या करते हैं, जो सेंट्रल बैंक है वो अपना RBI है, एक्ट बना हुआ है इसका, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, बैंक ऑफ बैंकर्स है, ठीक है। इसके पास जो क्रेडिट कंट्रोल करने के दो तरह की टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, जो ये एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ एडवाइस करेगी, ये सिर्फ एडवाइस करेगी। क्या एडवाइस करेगी, टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस करेगी, किसको, बैंक्स को करेगी, किस चीज़ से रिलेटेड, जो बैंक प्रैक्टिस कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ। आया कब था, ये 1946 में इसे बनाया गया था। थर्ड वन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, ये क्या है, एक थिंक टैंक है। ये जो NIBM है, ये एक थिंक टैंक है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कि किस नाम से, नीति आयोग के नाम से, ठीक है। और इसे ना 1969 में बनाया गया था। जो ये थिंक टैंक था ना, जो ये थिंक टैंक था, इसको, इसका अनदर नेम क्या है, थिंक टैंक। और इस थिंक टैंक को ही प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। और जो ये प्लानिंग कमीशन था वो कब बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था। 1969 के बाद इसका नाम चेंज करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो NIBM जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट है, वो क्या है, उसमें वो सिर्फ थिंक टैंक है, एक प्लानिंग कमीशन की तरह काम करता है, सिर्फ प्लान्स बनाता है और प्लान बना बना के बताता है कि इंडिया में बैंकिंग का जो सिस्टम है वो किस तरह से होना चाहिए। इसका पहले नाम 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम पे नाम क्या रखा गया, प्लानिंग कमीशन रखा गया, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता था। और इसका नाम चेंज करके 2015 में 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने या भाजपा सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, नीति आयोग रख दिया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।